वेलकम टू स्मार्ट साइंस यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर चैप्टर नंबर 4 पर है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पर क्वेश्चन बैंक में पूछे गए एक जुमले के जवाबात या वेरी शॉर्ट आंसर इस पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है तवारुस की सालमती असास या सालमती बुनियाद। क्वेश्चन नंबर 25 से शुरू हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, परिंदों में जिनसी तायुन के तरीके का नाम लिखिए। जवाब है, परिंदों में जिन्स के तायुन की मेकानियत ZZ ZW किस्म की होती है, क्योंकि मादा गैर यकसा जवाजी और नर यकसा जवाजी होते हैं। आप अगर इतना भी लिखते हैं इसमें कि ZZ ZW किस्म की होती है तो एक मास के लिए ये सफिशेंट माना जाएगा। और ख़ास तौर से ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये हमारे पिछले चैप्टर से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में शायद इसको भूल गए थे, इसलिए हम इस लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये जो क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ से हमारा आज का चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है। सवाल है, ग्रिफिथ के तजुर्बे का नतीजा बयान कीजिए। आपको पता है कि ग्रिफिथ का तजुर्बा क्या है, उसमें किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। आपको याद होगा कि चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो देखिए उसका जवाब क्या रहेगा कि एस टाइप के बैक्टीरिया में मुंतकली का उसूल यानी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, जो आर टाइप के बैक्टीरिया में मुंतकिल होकर नस्ल दर नस्ल चलता है। तो ये इस तरह से नतीजा अखज़ किया गया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 27, रेप्लिकेटिंग फॉर्क को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा जाता है? इसका जवाब रहेगा क्योंकि डीएनए की दोनों पट्टियाँ टेम्पलेट के तौर पर काम करती है। टेम्पलेट मतलब साइट के तौर पर, या ये दोनों पट्टियाँ जो है नई पट्टी को बनने के लिए सतह फराहम करती है, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट के तौर पर काम करती है। इस तरह नए बनने वाले डीएनए में एक पट्टी पुरानी और दूसरी नई पट्टी होती है। अब ये जो सारा काम है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क किसको कहा जाता? तो रेप्लिकेटिंग फॉर्क जो है डीएनए का वो हिस्सा जिसमें हाइड्रोजन बंदिश टूटकर एक शक्ल तैयार करती है और उसमें दोनों पट्टियों पर नई पट्टियों की बनने की शुरुआत होती है। तो उसमें एक पुरानी पट्टी और एक नई होती है, इसलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव यानी निस्फ बका, जिसमें एक नई पट्टी और एक पुरानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 28, रेप्लिकेटिंग फॉर्क किसे कहते हैं? देखिए ऊपर जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क है, अब ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क के ताल्लुक से बताना है आपको। रेप्लिकेटिंग फॉर्क मतलब दोहरा होने के अमल के दौरान, मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान नाइट्रोजनी असास की हाइड्रोजन बंदिश टूटती है। मतलब दोनों जो डीएनए की पट्टियाँ होती हैं उनके दरमियान में हाइड्रोजन बंदिश से ये आपस में जुड़ी होती है। इनके नाइट्रोजनी असास आपस में हाइड्रोजन बंदिश के ज़रिए जुड़ते हैं। तो डीएनए की दोनों पट्टियाँ अलहदा होकर चिमटे नुमा साख्त तैयार होती है, जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क कहलाती है। जब दोनों पट्टियाँ अलहदा हो जाएंगी तो एक वाई नुमा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट इस तरह का शक्ल तैयार करेंगी, या फिर जिसे हम चिमटे नुमा भी कह सकते हैं। तो वो जो शक्ल तैयार होती है डीएनए की, जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होता है तो उस शक्ल को रेप्लिकेटिंग फॉर्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं? तो जेनेटिक कोड क्या है, इसकी तारीफ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जेनेटिक कोड के बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप एक मास के लिए कितना लिखना है आपको वो भी आपको बता दिया जाएगा कि डीएनए के सालमे पर न्यूक्लियोटाइड की मखसूस तरतीब ज़ख़ीरा शुदा जिनीनियाती मालूमात होती है, जिसे mRNA सालमा
नकल कर लेता है और इस मालूमात या तरतीब के तहत अमोनियाई तुरशों की पॉलीपेप्टाइड जंजीर बनती है और मुख्तलिफ प्रोटीन तैयार होते हैं। अब देखिए यहाँ तक जो है ये उसकी डिटेल है कि डीएनए के सालमे पर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब होती है, ये हमको पता है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि उस न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में ज़ख़ीरा शुदा मालूमात होती है, मतलब विरासती मालूमात वहीं पर छुपी होती है नाइट्रोजनी असास की तरतीब में। तो वो जो नाइट्रोजनी असास की तरतीब है उसको एमआरएनए कोड कर लेता है, यानी उसको देखकर एमआरएनए बनता है और एमआरएनए बनने के बाद में उससे एमआरएनए से उस अमाइनो एसिड के ज़रिए पॉलीपेप्टाइड जंजीर बनती है। ये सारा जो है ट्रांसक्रिप्शन के अमल में होता है, ये हमने पिछले हमारे एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं डिटेल में। और नतीजे में प्रोटीन बनता है, ये पूरा प्रोसेस है। अब जेनेटिक कोड क्या है इन सब के अंदर, तब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है असल जेनेटिक कोड की तारीफ। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, जहाँ से मैं भी पढ़ूंगा कि लिहाजा कोडॉन का जनीनियाती इजहार जिसके मुताबिक एमआरएनए से मालूमात पॉलीपेप्टाइड जंजीर में डिकोड की जाती है, जनीनियाती इशारा कहलाता है, यानी कि जेनेटिक कोड कहलाता है। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड जो है ये 3 नाइट्रोजनी असास की ऐसी तरतीब होती है जिसमें एक अमाइनो एसिड बनने की तरतीब मौजूद होती है। आप यहाँ से लिहाजा कोडोन का जनीनियाती इजहार इस जगह से भी आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, टीआरएनए का काम बयान कीजिए। ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए जिसे कहा जाता है। तो टीआरएनए क्या काम करता है, तो ये मखसूस किस्म के अमोनियाई तुरशों को यानी अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक प्रोटीन की तालीफ के दौरान पहुंचाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका कि टीआरएनए जब प्रोटीन बनता है या प्रोटीन की तालीफ होती है तो उस दौरान मखसूस किस्म के अमाइनो एसिड को लेकर आता है, अपने एक सिरे से जोड़कर उसको लेकर आता है और लेकर आने के बाद में उसे राइबोसोम तक जहाँ पर प्रोटीन बनने वाला है उस जगह तक ये पहुँचाने का काम करता है। इसीलिए इसको ट्रांसफ़र आरएनए कहा जाता है और अमोनियाई तुरशों को मुनासिब तरतीब में जगह देता है। अब जो अमाइनो एसिड जो जुड़ते हैं तो वो जुड़ते हैं किसके हिसाब से, जो एमआरएनए तरतीब लेकर आया है उसके हिसाब से जुड़ते हैं। तो उसको मुनासिब तरतीब में जोड़ना ये भी काम टीआरएनए का होता है कि उसको मुनासिब तरतीब में जगह देता है, यानी उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब तर्जुमानी करना यहाँ पर, और एमआरएनए जो कोड लाया है उसको डिकोड करना, उसके मुताबिक उसे तरतीब देना, ये अमल तर्जुमानी या डिकोड अमल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बयान कीजिए। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का एक अमल है जिसका एक मरहला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए यहाँ पर अब इसको आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस अमल में डीएनए को बरकी ज़ेरे असर यानी एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए लोड किया जाता है। बरकी ज़ेरे असर मतलब उसे इलेक्ट्रिक के ज़रिए जोड़ा जाता है, डीएनए के टुकड़े तैयार किए जाते हैं और जो एक आला होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, उस आले की सतह के ऊपर इन डीएनए के टुकड़ों को बिछा दिया जाता है, तो उसे लोड करना कहा जाता है। फिर डीएनए के टुकड़े मनफी बार होते हैं। अब क्या होगा, उसके ऊपर अमल इस तरह से होता है कि डीएनए के टुकड़े मनफी बार होते हैं जो मुस्बत कुतुब की तरफ हरकत करते हैं, यानी क्या होगा यहाँ पे अपोजिट पोल उसको अट्रैक्ट करेगा तो मुस्बत कुतुब की तरफ हरकत करते हैं। इनकी हरकत टुकड़ों की लंबाई पर मुनहसर होती है। अब ये जब हरकत करेंगे तो टुकड़ों की लंबाई के हिसाब से ये तरतीब पा जाएंगे, यानी बड़े टुकड़े एक तरफ, छोटे टुकड़े उसके बाद में, फिर उसके बाद में उससे भी छोटे टुकड़े। तो इस तरह से डीएनए के टुकड़ों को उनकी लंबाई के हिसाब से तरतीब देने का अमल ही ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। उसके आगे है जिसकी वजह से बैंड्स या पट्टियाँ तैयार होती है। अब डीएनए के टुकड़े जब साइज़ के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे तो वह बैंड्स और पट्टियों की तरह नजर आएंगे। ये अमल डीएनए का दोहरा सालमा एखेरी लकीर में तब्दील हो जाता है। और इसी अमल में और क्या काम होता है कि जो डीएनए का डुप्लेक्स यानी डबल
दोहरी पट्टियाँ जो मौजूद थी या जो DNA 2 पट्टियों पर मुश्तमिल था वो सिंगल पट्टियों में तब्दील हो जाता है, दोनों पट्टियाँ एक दूसरे से अलहदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पर अब चैप्टर चेंज हो गया है लेकिन इसके कुछ ही सवालात है, इसलिए हमने उसको इसी के साथ ऐड कर दिए हैं। टार्जियर की कोई 2 खुसूसियात लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये इवोल्यूशन वाला जो हमारा चैप्टर है उसी से ताल्लुक़ रखता है, इर्तिका वाला जो चैप्टर है उससे ताल्लुक़ रखता है। टार्जियर क्या है, उसकी कोई 2 खुसूसियात हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 खुसूसियात लिखे हैं, इनमें से कोई 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही सवाल 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए तो आप इतने पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। पहला पॉइंट है, इनकी आंखें बड़ी और आगे की तरफ उभरी हुई होती है। टार्जियर जो जानवर होते हैं इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती है और आगे की तरफ बाहर निकली हुई उभरी हुई होती है। इनमें 2 रुखी बसारत यानी बाइनाकुलर विजन जिसको कहा जाता है होता है। फिर तीसरा पॉइंट है, जारहों के पंजों में, जारे यानी उनके जो हाथ और पैर होते हैं उनके पंजों में उंगलियां थी, पहले से उंगलियां मौजूद थी क्योंकि इंसानों की तरह खुसूसियात रखते हैं कुछ ये, तो इसलिए इनके पंजों में उंगलियां थी और उंगलियों में नाखून भी मौजूद थे। इनमें से कोई 2 खुसूसियात आपको लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। उरुकी पानी, कैपिलरी वाटर किसे कहते हैं? यह हमने हमारे पिछले एक टॉपिक में डिस्कस भी कर लिए हैं और MCQ में भी इस तरह का सवाल आ चुका है। तो उरुकी पानी, कैपिलरी वाटर किसे कहते हैं? उसका जवाब ये रहेगा कि छोटे गैर लसूनती यानी नॉन कोलाइडल मिट्टी के ज़र्रात के खिला के दरमियान मौजूद पानी को शरई पानी कहते हैं। शरई पानी मतलब कैपिलरी वाटर कहते हैं। इसको सिंपल में अगर आप समझना चाहें तो मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं जो नॉन कोलाइडल, जो आपस में चिपके हुए नहीं रहते, उनके दरमियान में जो खिला होती है, जो खाली जगह होती है, उसमें कुछ पानी के ज़र्रात मौजूद होते हैं या पानी के सालमत मौजूद होते हैं। वो जो पानी होता है उसे कैपिलरी वाटर कहते हैं। और ख़ास तौर से ये जो पानी है ये बहुत अहम होता है क्योंकि ये पानी पौधों के इंतज़ाम के लिए दस्तयाब होता है। यही पौधे पानी को इस्तेमाल करते हैं, इसी पानी के ज़रिए पौधों की नशोनुमा होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नशोनुमा को बढ़ावा देने वाले यानी ग्रोथ प्रमोटर की मिसाल दीजिए। अब ग्रोथ प्रमोटर कौन से हैं? प्रमोटर मतलब नशोनुमा को बढ़ावा देने वाले। हमने ये 2 टाइप के पढ़ चुके हैं, देखिए कौन से हैं। तो उसकी मिसाल लिखना पड़ेंगे आपको। यहाँ पर कोई 2 भी लिखे तो आप चलेगा। पहली मिसाल है ऑक्सिन, ये एक ऐसा मौरेकाब है जो ग्रोथ को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन और गिबरलिन, ये तीनों भी नशोनुमा को बढ़ावा देने वाले मौरेकाब कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इपिनेस्टी से क्या मुराद है? तो इपिनेस्टी किसे कहा जाएगा? इपिनेस्टी जो है ये एक किस्म की पौधों की हरकत की किस्म मानी जाती है, यानी पौधों में जो नमू की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म की हरकत होती है ये उसकी एक टाइप है। समझते हैं इपिनेस्टी क्या है? तो वो अमल जिसमें पत्ते या पौधे के मुख्तलिफ हिस्से नमू की शरह में फ़र्क की वजह से नीचे की जानिब झुक जाते हैं। क्या होता है, जब नमू पौधे के कुछ हिस्सों में अलग अलग होती है, उसकी शरह मुख्तलिफ होती है, तो उसकी वजह से पौधे के कुछ हिस्से जो है, चाहे पत्ते हो या कली हो या पंखड़ियाँ हो, ये नीचे की जानिब झुक जाती है। तो इस तरह से झुकने का अमल इपिनेस्टी कहलाता है। इसकी मिसाल है कली का खिलना। फूलों के अंदर जो कलियाँ खिलती है तो आप लोगों ने देखे होंगे कि कलियों की जो अंखड़ियाँ होती है या पंखड़ियाँ होती है वो नीचे की जानिब झुकी हुई होती है। तो यही अमल इपिनेस्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर पूछा गया कौन सा हार्मोन दबाव हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। अब स्ट्रेस हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो उसका जवाब है ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये एब्सिसिक एसिड जो है ये पौधों को माहौल के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ और उसके दबाव को बर्दाश्त करने के लायक बनाता है, यानी इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है।